सीसैट पैसेजेस की सीरीज के पार्ट 6 में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूपीएससी के क्वेश्चंस का स्टाइल और पैटर्न हर 3 से 4 साल बाद थोड़ा बदलता हुआ नजर आता है एंड वही चीज 2020 के ऑनवर्ड्स हमें देखने को भी मिलती है। मतलब कि 2020 और 2021 के क्वेश्चन पेपर्स में थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ नजर आता है। बट अच्छी बात यह है कि ये टेक्निक्स जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की हैं, इनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करके हम स्टिल वर्केबल बना सकते हैं। एंड एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि मेरी वीडियोस में जो भी आंसर्स हैं वो ऑफिशियल यूपीएससी की आंसर की से वेरीफाइड हैं। सो प्लीज इन्हें किसी भी कोचिंग से क्रॉस वेरीफाई मत करें। Just check for the official answer key for the best answer. So इन टेक्निक्स में जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। नाउ आप सब लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिर ये टेक्निक्स वर्क कर कैसे रही हैं, क्योंकि यूपीएससी के किसी भी पैसेजेस के टॉप पर हमेशा ये डायरेक्शंस आपको जरूर मिलेंगी दैट योर आंसर्स टू दीज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन पैसेजेस ओनली। पैसेज को बिना पढ़े आंसर तक पहुंचना इतना इजी कैसे हो सकता है? इसका रीजन ये है कि यूपीएससी बीइंग सच एन इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम एक चीज में तो डेफिनेटली श्योर हो सकते हैं कि यूपीएससी ने जो भी पैसेज का कंटेंट चूज किया है वो कभी भी लॉजिकली, एथिकली और फैक्चुअली गलत नहीं हो सकता। एंड सेम अप्लाइज टू द आंसर टू द क्वेश्चन जो उस पैसेज से रिलेटेड है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैसेजेस आप एक करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग द जीएस पेपर 1 अप्रोच। इनफैक्ट अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे इट कैन बी मोर कंफ्यूजिंग, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट डिस्कस करता है, ना कि द टॉपिक एज अ होल। पैसेज को पढ़ने के बाद सिर्फ पैसेज के बेसिस पर ही सोचने से आप कभी भी एक होलसम आंसर नहीं मार्क कर सकते विच हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द करेक्ट आंसर। इसको कुछ ऐसे समझिए जैसे कि आप किसी मूवी का टीजर बार बार देखकर भी उस मूवी को समराइज नहीं कर सकते। सिमिलरली एक पैसेज को पढ़कर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या इशू का एक होलसम इन्फ्लुएंस नहीं डिराइव कर सकते फ्रॉम दैट पैसेज इटसेल्फ। एंड बिफोर आई जंप ऑन टू द क्वेश्चंस, मैं आपसे ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देयर आर ऑफ कोर्स सम एक्सेप्शंस टू दीज टेक्निक्स। मतलब कुछ क्वेश्चंस में ये टेक्निक्स नहीं अप्लाई करेंगी, बट यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट अराउंड 80 to 90% एक्यूरेसी अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो। एंड प्लीज डोंट बी लाइक कि आपको हर पैसेज को अटेम्प्ट करना ही है। कुछ पैसेजेस ऐसे हैं विच आर मेंट टू बी स्किप्ड, बिकॉज अगर आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे उनको गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे आप पैसेजेस को पढ़ें या ना पढ़ें, डजंट मैटर। सो हियर कम्स द फर्स्ट पैसेज। Let's see the question. Which one of the following statements best reflects the most critical inference that can be made from the passage given above? Low intensity light has more adverse effect on plants as compared to high intensity light. Light pollution can have a permanent adverse impact on an ecosystem. White light is better for flowering of plants as compared to light of other colors. Proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plants but for animals too. Now, इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज आपको क्लियर कट नजर आएगी, यहां पर स्टेटमेंट ए, सी एंड डी काफी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, वेयर एज स्टेटमेंट बी एक काफी जनरल सी स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चंस में चारों स्टेटमेंट्स में से मोस्ट जनरल स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। एंड यहां पर स्टेटमेंट बी के साथ 2 एडिशनल क्लूज और हैं फॉर बीइंग द राइट आंसर। एक तो ये एक पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट है कि लाइट पॉल्यूशन से एक परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट इकोसिस्टम पे हो सकता है, एंड दूसरा क्लू ये है दैट इस स्टेटमेंट की लेंथ सबसे मिनिमम है अमंग ऑल द 4 स्टेटमेंट्स। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनदर पैसेज, लेट्स सी द क्वेश्चन। Which one of the following statements best reflects the crux of the passage given above? Now ये क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे है विद द क्वेश्चन दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। Another passage, let's see the question. On the basis of the passage given above,
the following assumptions have been made. Fig trees can often be keystone species in natural forests. Fig trees can grow where other large woody species cannot grow. Sacred trees can have a role in biodiversity conservation. Fig trees have a role in seed dispersal of other tree species. Now यहाँ पर statement number 1, statement number 2 and statement number 3 में there is a use of word can. That means हमारी टेक्निक के हिसाब से ये तीनों की तीनों सही होनी चाहिए. बट अगर आप ऑप्शंस का सेटअप देखेंगे तो यहां पर कहीं भी ये तीनों ऑप्शंस साथ में नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमें इनमें से किसी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एब्सोल्युटली श्योर होना पड़ेगा. एंड ऐसी स्टेटमेंट यहां पर है स्टेटमेंट नंबर 3. सेक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. नाउ इस स्टेटमेंट से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता. इनफैक्ट कुछ ट्रीज का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में रोल होने की वजह से ही उन्हें सेक्रेड माना जाता है. सो स्टेटमेंट 3 हैज टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट. So if statement 3 is correct, that means option A is out and option C is also out. Now you have to check between option B and D. Now अगर आप statement number 1 को पढ़ेंगे, fig trees can often be keystone species in natural forests. अगर आप पैसेज की पहली लाइन को ही पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि fig trees को sacred माना जाता है. So अगर fig trees sacred हैं, so statement 1 is very much in line with statement number 3. Because अगर sacred trees का रोल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, so वो एक कीस्टोन स्पीसीज भी हो सकती हैं in the natural forest. So statement 1 is also correct. So in that way, option D is the correct answer. That is statement 1, 3 and 4 only. Now ये fact passage को पढ़कर भी clearly verify किया जा सकता है. Now as you can see here, fig trees are considered sacred in India. And दूसरा यहां पर कहा गया है कि इन नेचुरल फॉरेस्ट fig trees provide food for wildlife when other resources are scarce and support a high density and diversity of fruit eating animals. That means they can often be keystone species in the natural forests, which implies that statement 1 is correct. Another passage, let's see the question. Which of the above farming practices can be compatible with agroecology as implied by the passage? Now this question is a purely GS paper 1 question without any doubt. So इन सब फार्मिंग प्रैक्टिसेस में से आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है जो एग्रो इकोलॉजी के साथ कंपेटेबल हो. अगर आपको एग्रो इकोलॉजी के बारे में नहीं पता तो इट्स अ फार्मिंग प्रैक्टिस विच इज वेरी मच इन लाइन विद नेचर. और इन नटशेल यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर विच डज नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल इकोसिस्टम एंड हेल्प्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे, फर्टिगेशन कभी भी एक नेचुरल फार्मिंग टेक्निक नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है अलॉन्ग विद इरिगेशन वाटर. एंड सेम अप्लाइज टू हाइड्रोपोनिक्स भी एक नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकती बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल ऑन वाटर. सो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ कैन बी इजिली एलिमिनेटेड. बट इन दोनों में से अगर आप किसी एक स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट कर पाए, यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. नाउ यू हैव टू चेक बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. ऑप्शन ए और डी में स्टेटमेंट 4 कॉमन है. नाउ इफ यू सी स्टेटमेंट नंबर 5, पॉलीकल्चर जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो किया जाता है, इज वेरी मच इन लाइन विद नेचुरल फार्मिंग. सो स्टेटमेंट 5 हैज टू बी absolutely correct. So in that way, option A, 1st, 4th and 5th are correct. So option A is the correct answer. And इस क्वेश्चन में अगर एग्रो इकोलॉजी के बारे में आपको अगर नहीं भी पता हो, you can make it clear from the passage itself. Another passage, let's see the question. On the basis of the passage given above, the following assumptions have been made. People who are obsessed with personal hygiene tend to ignore the community hygiene. Emergence of multi-drug resistant germs can be prevented by personal cleanliness. Entry of market in the domain of hygiene increases the risk of infectious diseases. Scientific and micro-level interventions are not sufficient to bring down the burden of infectious diseases. It is the community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle against infectious diseases. Now, in particular 5 statements में से सबसे पहले वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो इजीली एलिमिनेट हो जाए.
नाउ वैसी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1, पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन। ये स्टेटमेंट कुछ ज्यादा सेंस नहीं बना रही कि जो लोग पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं वो कम्युनिटी हाइजीन को जनरली इग्नोर करते हैं। आई डोंट थिंक दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, सो स्टेटमेंट 1 कैन बी एलिमिनेटेड। नाउ अगर स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट हो जाए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी विल बी आउट। एंड वन मोर थिंग जो हम देख सकते हैं, जो स्टेटमेंट नंबर 5 है वो एक अच्छी स्टेटमेंट है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वन। सो स्टेटमेंट 5 एब्सोल्युटली आंसर में होनी ही चाहिए। सो अगर स्टेटमेंट 5 आंसर में होनी चाहिए, सो बी और सी में से द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड इनफैक्ट इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 5 के अलावा आप स्टेटमेंट 3 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर लिखा है कि मार्केट की एंट्री से इन्फेक्शियस डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। सो ये स्टेटमेंट भी ज्यादा सेंस नहीं बना रही, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी एलिमिनेट हो सकती है। सो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 3 बीइंग एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी कम्स आउट टू बी द आंसर। Another passage, let's see the question. Which one of the following statements best reflect the critical message conveyed by the passage given above? India's energy decision-making process is ever more complex and interconnected. Seems to be an okay statement. Let's put this on hold. India's energy and climate policy is heavily tuned to sustainable development goals. It's a very lopsided statement, an extreme statement, so this statement can be eliminated. India's energy and climate actions are not compatible with its broader social, economic, and environmental goals. A negative statement easily eliminated. India's energy decision-making process is straightforward, supply-oriented, and ignores the demand side. Again, very easily eliminated. So the answer comes out to be option A. Another passage, let's see the question. Which one of the following statements best reflects the critical message conveyed by the passage given above? People should avoid consuming the products of animal farming. Foods of animal origin should be replaced with foods of plant origin. This can be easily eliminated because this is a one-sided statement. Using antibiotics on animals should be banned. Again, this is an extreme statement कि antibiotics को ban ही कर देना चाहिए. So this statement is eliminated. Antibiotics should only be used to treat diseases. This statement is a valid statement, so option D is a correct answer here. Because if you see statement number 1, that is people should avoid consuming the products of animal farming, this is also again a one-sided statement, so this is also eliminated. So option D is the correct answer here. Another passage, let's see the question. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. Rising GDP is essential for a country to be a developed country. Rising GDP guarantees a reasonable distribution of income to all the households. Now, अगर पहली स्टेटमेंट को देखेंगे, ये क्लियरली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि बढ़ती हुई जीडीपी एक एसेंशियल कंडीशन है किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री होने के लिए। सो ये स्टेटमेंट आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सो दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी easily eliminated. So very easily the answer comes out to be option D. That is neither 1 nor 2. Another passage, let's see the question. What is the most logical assumption that can be made from the passage given above? No man can live without adhering to some religious denomination. This is an illogical statement, so this statement is eliminated. It is the duty of everyone to propagate one's religious denomination. This is again an irrational statement, so this statement is also eliminated. Religious denominations tend to ignore the unity of man. Let's put this statement on hold. Men do not understand their own religious denomination. This is clearly a negative statement, so ये भी eliminate हो गई. So by the method of elimination, option C comes out to be the correct answer. Another passage, let's see the question. Which among the following is the most logical and rational inference that can be made from the passage? Seditions, wars, and breach of the laws are inevitable in every dominion. It is not the people, but the sovereign who is responsible for all the problems of any dominion. This is a negative statement and an extreme statement, so ये easily eliminate हो जाएगी. That dominion is the best which pursues the aim of unity
and has laws for good citizenship. ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, so let's put this statement on hold. It is impossible for men to establish a good dominion. ये एक extreme statement है, negative statement है, ये easily eliminate हो जाएगी. So now you have to check for A and C. अगर आप स्टेटमेंट ए को देखेंगे, दिस इज ऑल्सो अ समवट एक्सट्रीम स्टेटमेंट. सेडिशंस, वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ लॉज अनअवॉइडेबल है हर डोमिनियन में. ये कहना थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है. सो अगर आप ए और सी को कंपेयर करेंगे, सी सीम्स टू बी अ पॉजिटिव एंड अ गुड स्टेटमेंट. सो सी इज द बेस्ट आंसर हियर. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. Another passage, let's see the question. Which one of the following statements best reflects the crux of the passage given above? Human societies experiment with different forms of government. Any form of government tends to deteriorate by excess of its basic principle. Education of all citizens ensure a perfect, functional and sustainable democracy. ये statement एक extreme statement है कि सिर्फ educate करने मात्र से एक perfect, functional और sustainable democracy ensure हो सकती है. So this statement can be eliminated. Having a government is a necessary evil because tyranny is inherent in any form of government. ये एक clear cut negative statement है, so ये statement भी easily eliminate हो जाएगी. Now आपको A और B में से अब best option find out करना है. And यहाँ पर मैं definitely आपको recommend करूंगा कि आप passage को एक बार refer कर लें in order to get more clarity on this. So passage को पढ़ने के बाद आपको statement 2 पर और ज़्यादा clarity मिल जाएगी. Aristocratic government ruins itself by limiting too narrowly the circle within which power is confined. Oligarchic government ruins itself by incautious scramble for immediate wealth, but even democracy ruins itself by excess of democracy. So हम कह सकते हैं कि कोई भी form of government हो, वो deteriorate हो सकती है by the excess of its basic principle. So statement B is the better option here. So option B is the correct answer. Another passage, let's see the question. Which one of the following statements best reflects the central idea of the passage given above? The conceptions of what is right or wrong exist due to formation of a state. Unless a ruling authority decides as to what is right or wrong, no man would be morally right. This is an irrational statement and इस statement की कोई sense नहीं बन रही, so this statement can be eliminated. Man is inherently immoral and selfish in the natural state. So ये clearly एक negative statement है. This statement is easily eliminated. The idea of what is right or wrong is necessary for the survival of human species. ये भी एक illogical statement है. So statement D is also eliminated. So by the method of elimination, option A is the correct answer. Another passage, let's see the question. Which of the following statements best reflect the rational, plausible and practical implications that can be derived from the passage given above? Now इस केस में आपको सबसे rational, plausible और practical statement को find out करना है among all the 5 statements. Too much globalization is not in the best interests of any country. Modern technologies are increasingly blurring the economic borders. Innovation and capital have impinged on the domain of the state. Public policy of every country should focus on developing its own supply chains. Geopolitics will have to reconcile to many ambiguities and uncertainties. Now सबसे पहले ऐसी स्टेटमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एलिमिनेट हो सके. Now अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 को देखें, too much globalization is not in the best interests of any country. मतलब too much globalization किसी भी कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं हो सकती. So this statement can be eliminated easily. अगर आप स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट कर पाए, you straight away reach the answer, that is option C. But apart from statement number 1, अगर आप ऑप्शन 4 को चेक करें, public policy of every country should focus on developing its own supply chains. Again, ये भी एक one sided statement है, so आप statement 4 को भी eliminate कर सकते हैं. So अगर आप statement 1 and statement 4 में से किसी भी एक statement को eliminate कर पाएं, you straight away reach the answer, that is option C. Another passage, let's see the question. Which one of the following statements best reflects the most logical, rational and practical suggestion implied by the
पैसेज गिवन अबव। नाउ इन जनरल सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड रैशनल ऑप्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। लेंडिंग बाय द बैंक्स should be closely monitored and regulated by the central government. Interest rates should be kept low so as to induce banks to lend more, promote credit growth and thereby boost economic activity. See, statement B clearly एक one sided statement है, because अगर interest rates low रखने से ही हमेशा credit growth और economic activity boost होती, so why would RBI increase or decrease the interest rates in different situations? So statement B यहां पर गलत हो जाएगी। Merger of many banks into a few large banks alone is the long-term solution to make them viable and prevent their bad performance. ये भी एक irrational statement है with the use of word alone, so this statement is also eliminated. Indian banking system requires structural reforms as a long-term solution for bad loans problem. ये एक future-oriented, solution-oriented statement है, so can be the answer. Let's put this statement on hold. Now अब हमारे पास comparison के लिए है ऑप्शन ए एंड डी। नाउ ए और डी में से ऑब्वियसली द बेटर पिक इज ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। अनदर पैसेज, लेट्स सी द क्वेश्चन। नाउ ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑन द सिमिलर लाइंस जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है, सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अनदर पैसेज, लेट्स सी द क्वेश्चन। Which among the following is the most logical and rational inference that can be made from the passage given above? Our cities need to have well-defined administrative setup with sufficient autonomy. Now this statement can be eliminated क्योंकि यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि अभी existingly हमारी cities में एक well-defined administrative setup नहीं है और ना ही उनको sufficient autonomy है, so statement A को हम eliminate कर सकते हैं। Ever increasing population densities is a hindrance in our efforts to achieve sustainable development. ये भी एक irrational statement है, so ये भी easily eliminate हो सकती है। To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainability related interventions. ये एक थोड़ी सी vague statement है, but seems to be an okay statement, so we will put this statement on hold. Public-private partnership mode of development is the viable long-term solution for infrastructure and sustainability-related problems of India. ये भी अगर आप C के साथ कंपेयर करें तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को एक वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी। सो अगर आप C और D में से कंपैरिजन करेंगे, D seems to be a kind of one-sided solution-oriented statement, whereas C is a kind of statement which is open to different solutions. So C or D में से the better pick is option C. So option C is the correct answer here. Another passage, let's see the question. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. Modern democracies rely on market forces to enable them to be welfare states. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है एंड सभी डेमोक्रेसीज रिलाई करती है मार्केट फोर्सेस पर टू बी अ वेलफेयर स्टेट is a one-sided statement. So this statement can be eliminated. Now if first statement is eliminated, option A and option D is out. Now statement number 2. Markets ensure sufficient economic growth necessary for democracies to be effective. Now again ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज यहां पर यह कहा गया है कि मार्केट्स एंश्योर करती है सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेमोक्रेसीज को इफेक्टिव होने के लिए जरूरी है। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ इफ स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेटमेंट 3 ओनली इज करेक्ट। और अगर आप स्टेटमेंट 3 को रीड करें, government programs are needed for those left behind in the economic growth. So this is pretty much a valid statement. So option B is the correct answer. Another passage, let's see the question. Which one of the following statements best reflect the central idea of the passage given above? School curriculum is not compatible with the expectations of children and parents. Clearly एक negative statement है, so this can be easily eliminated. Emphasis on academic achievements does give time for development of personality and skills. ये भी एक वन साइडेड स्टेटमेंट है कि सिर्फ academic achievements पर emphasis करने से personality और skills को develop करने के लिए भी
टाइम मिल जाता है, सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी. सो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो रॉन्ग. Preparing the children to be better citizens should be responsibility of education system. Okay, now if you read option D, to be a better citizen, the present world order demands societal and life coping skills in addition to academic content. ये बहुत ही balanced और inclusive statement है. So statement D clearly is the correct answer here. Another passage, let's see the question. Which one of the following statements best sums up the passage given above? Wealth generation is the primary motive for any human endeavor. This is a clearly extreme statement, so ये statement eliminate हो जाएगी. Space, whether space in solar system or interstellar space, will govern our future economy. ये भी एक extreme statement है और बहुत surety से कहा गया है कि space हमारी future economy को govern करेगा. सो इस स्टेटमेंट को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस. लेट्स पुट दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड फॉर अ वाइल. वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मेन. यह भी एक इररेशनल स्टेटमेंट है कि वेल्थ जनरेशन कुछ लोगों के रिस्क टेकिंग बिहेवियर पर बेस्ड होती है. सो ये स्टेटमेंट भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. Now, this is the last passage from CSAT 2021. Let's see the questions. The idea to which the first part of the passage mentions is, चलिए यूपीएससी को बुरा ना लगे इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज पढ़ ही लेते हैं. Most people would agree that telling deliberate lies is wrong, except perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth. So, I think यहाँ तक होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज. एंड इससे एक चीज जो मैं डिराइव कर सकता हूं वो ये है कि मोस्टली लोग एग्री करेंगे इस चीज से कि डेलिबरेटली झूठ बोलना गलत है, बट ऐसी सिचुएशंस में डिसएग्री करेंगे जहां पर सच बोलना ज्यादा हार्मफुल है. नाउ लेट्स जंप बैक टू द क्वेश्चंस. द आइडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मेंशंस इज एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज. See, there is an agreement about the fact that intentional telling of lies is wrong. So first statement is incorrect. Disagreement about telling lies. Yes, of course there is a disagreement about telling lies, but only in special conditions जहां पर more harm is done by telling the truth. So statement B is also incorrect. Statement C, disagreement about telling the truth. So there is no disagreement about telling the truth. So this is again an incorrect statement. So option D, disagreement about harm in telling the truth, is the correct option here. Another question from the same passage. Which one of the following habits is found more often in good people? Mixing up of truth and false, intentional mixing up of truth with the false, falsification of facts, complete concealment of truth. So यहाँ पर भी बहुत easily option B is the correct answer, because intentional mixing up of truth and false can be for a good reason too. So statement B is the correct answer. वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन सो दैट इट कैन बी ऑफ सम हेल्प टू द एस्पिरेंट्स हु आर अपियरिंग for the UPSC prelims examination. I wish you all the best for the exam, and all I would say is take it easy. It's just an exam. Bye.